We also hope that the Indian elections will be over soon. Whichever government the people of India chooses, we hope that from then onwards we will develop a civilized relationship with our neighbor. And we only have one issue, and that issue is of Kashmir. Two civilized countries can always resolve through dialogue. मुखालिफाना नारे छोड़ो, आओ दोस्ती की राह पर चलें। वजीर आजम का चीन में बैठकर भारत को अमन का पैगाम। इमरान खान ने कहा, उम्मीद है नई भारतीय हुकूमत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करेगी। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, चीनी सरमायाकार आएं, सनतें लगाएं और पैसा कमाएं। हुकूमत तमाम सहूलियात देगी, तरक्की के अहदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और चीन का राब्तों का तसलसल बरकरार रखने पर इत्तफाक। इमरान खान और चीनी सदर में सियासत, सलामती और माशी ताउन पर भी बातचीत। चीनी सदर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अज़्म। बोले, वक्त के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इमरान खान की चीनी नायब सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती में नया संग मील, आजाद तजारती मुआहिदे पर दस्तखत। पाकिस्तान को आसियान मुमालिक के मुसावी बरामदात की सहूलत। पाकिस्तान सालाना $1 अरब की बरामदात करेगा। 75% टैरिफ लाइन का तनाज़ा खत्म। 313 अशिया की तजारत ड्यूटी फ्री होगी। रेलवे ML1 मुआहिदा भी हो गया। पेशावर से कराची तक डबल ट्रैक बिछाया जाएगा। बीजिंग में इंटरनेशनल हार्टिकल्चर एक्सपो 2019 की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब के मौके पर रंगारंग सकाफती शो का एहतमाम। चीनी सदर ने इफ्तिताही खिताब में कहा, एक्सपो का मकसद कुराए अर्ज़ को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। हमें नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल की फिक्र है। दिल का नहीं, इनको इक़्तिदार का दर्द है। यास्तीनें चढ़ा चढ़ा के इमरान खान को ललकारने से आपकी चोरियां नहीं छुपेंगी। हमें नसीहत जो खुद मियां फसीहत। नून लीग वालों को दिल का दर्द नहीं, इक़्तिदार से दूरी का दर्द है। इमरान खान को ललकारने से चोरियां नहीं छुपेंगी। माजी के हुक्मरानों ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। इमरान खान पहले लीडर हैं जो कौमी और अवाम के मफादात की बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट और गुजरात में तनकीद। MQM जब भी कमजोर हो जाए तकसीम की बात करती है। सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल का जलसा नाकाम होने से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक्सपोज हुई। आज PTI वाले होंगे। सदारती निज़ाम किसको लाना है तो ले आए। आइन में कोई गुंजाइश नहीं, आइन को खत्म करना पड़ेगा, आइन को सस्पेंड करना पड़ेगा। अगर किसी को ताकत है ये करके देख ले। सदारती निजाम के लिए आइन खत्म करना पड़ेगा। किसी में ताकत है तो करके दिखाए। खुर्शीद शाह का चैलेंज। सक्खर में बोले, नैब कवानीन में तरमीम के लिए अपोजिशन ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। विफाक ने सिंध को 120 अरब रुपए कम दिए, जिसकी वजह से सूबे में तरक्की रुक गई। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कप्तान के खिलाड़ियों ने कायद के शहर में मैदान सजा लिया। गुलशन इकबाल में तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की मुनासबत से जलसा गाह सज गई। मरकजी क़ियादत, अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और पार्टी रहनुमा खिताब के लिए तैयार। जैसे रमजान करीब आता है प्राइस हाइक हो जाती है। सब्जी तो इतनी बढ़ गई है कि इंसान गोश्त ही खा ले। रमजान की रिस्क तो कम से कम कल फ्रूट, सब्जी, खजूर जो कि हर चीज इस्तेमाल होती है वो बहुत महंगी हो गई।
रमजान उल मुबारक की आमद मुनाफाखोर हो गए तैयार, जेबों पर छुरियां चलाने के लिए बेकरार। बचत बाजार भी हो गए बराए नाम, हर जगह हो गए महंगे अशिया के दाम। महंगाई के सारे खेल में इंतजामिया मुकम्मल गायब। पहले से महंगी की चक्की में पीसे शहरियों को बचत बाजारों से भी कोई उम्मीद नहीं। डीजी ISPR कल दोपहर 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे। खत्ते की सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कल कारकुन नहीं निकला, अगर कारकुन निकलता तो फिर भी ये जलसे में तब्दील हो जाए। मुत्तहिदा कौमी फोरम इंशाअल्लाह बनाएंगे, हम सबको इंशाअल्लाह ताला जोड़ेंगे। फारूक सत्तार का मुत्तहिदा फोरम बनाने का ऐलान, MQM के जलसे को जलसी करार दे दिया। दिहाड़ी पर लोग लाने का इल्जाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुलाजमीन को धमकियों की सियासत नहीं चलेगी। रसानी की बजाय इंतजामी बुनियादों पर सूबे बनाने और हर सूबे को 2 से ज्यादा यूनिट्स में तकसीम करने का भी मुतालबा। मगरबी लंदन के इलाके हिस्टन में इस्तक़बाल रमज़ान की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने में इस्लामी अहकामात और रोज़ादारों के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। रोस्टर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मरहूम हाजी राजा ज़र खान के साल सवाब के लिए बिलाल जामे मस्जिद में महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हम परिंदे जो किसी डाल पे आ बैठते हैं, कितने कम ज़र्फ वहाँ जाल पे आ बैठते हैं। हम परिंदे जो किसी डाल पे आ बैठते हैं, कितने कम ज़र्फ वहाँ जाल पे आ बैठते हैं। पेरिस में मुकीम मारूफ शायर और सहाफ़ी अयाज महमूद अयाज की 7वीं शायरी मजमूए मुझे तुम हार बैठोगे की तकरीब रौनुमाई हुई। इस मौके पर शुरका ने अयाज महमूद अयाज की उर्दू अदब में दिलचस्पी पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इजलास से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया में क़याम अमन के लिए बाहमी ताउन पर जोर दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज के एजाज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें जालों के अलावा मशरिक़ वस्ता और सऊदी अरब की मकामी क़यादत ने शिरकत की। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक। उधर श्रीलंका में धमाकों के बाद गिरजाघर बंद रहे। मुल्क गीर सर्च ऑपरेशन में 10,000 कौमी फौजी शरीक हुए। 140 अफराद में से 10 के करीब फोर्सेस के शिकंजे में आ गए। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद हलाक, सैकड़ों मकान तबाह होने से 12,000 अफराद बेघर हो गए। सड़कें और पुल सैलाबी पानी में बह गए। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने से सूरत हाल मजीद संगीन। अदाकार और गुलकार अली जफर मिशा शफी के खिलाफ डट गए। कहते हैं कानून की नजर में बेगुनाह साबित हो गया। अब अवामी अदालत में मिशा शफी के खिलाफ सबूत पेश करूंगा। अली जफर की अहलिया आयशा ने कहा, उनके शौहर फरामोश कर भी दें तो वो कभी मिशा शफी को माफ नहीं करेंगी। रूसी दारुल-हुकूमत में अरब फैशन की रानाइयाँ। मॉस्को में 10 जून से सजने वाले अरबिया फैशन में मशरिक़ वस्ता के नामवर डिजाइनर्स हिस्सा लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में चीन चलते हैं, जहाँ वजीर आजम इमरान खान ने फिर भारत को अमन की पेशकश कर दी। कहा मुखालिफाना नारे छोड़ो, आओ दोस्ती की राह पर चले। उम्मीद है नई भारतीय हुकूमत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करेगी। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, चीनी सरमायाकार आएं, सनतें लगाएं और पैसा कमाएं। एक दूसरे पर इल्जामात और उंगलियां उठाने से कुछ हासिल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इंतखाबात के बाद भारत से ताल्लुकात बेहतर होने के लिए पुरुमीद है। उनका कहना है कि मुहज्जिब हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। मसला कश्मीर का हल मुज़ाकरात से निकल सकता है। We also hope that the Indian elections will be over soon. Whichever government the people of India chooses, we hope that from then onwards we will develop a civilized relationship with our neighbor, and we only have one issue, and that issue is of Kashmir, which two civilized countries can always resolve through dialogue, and we believe there is a solution. दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ने पर वजीर आजम ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। उनका कहना था अब पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क है। Pakistan's security forces, and I thank them for the sacrifices they gave at our intelligence agencies, they have overcome one of the most difficult security situations in Pakistan. We now have a secure country. We feel that this is the time for businesses from China to come and invest in Pakistan. And rest assured, my government will be giving you every possible help. वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में एक बार फिर मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन, पाक चीन दोस्ती में नया संगे मील उबूर हो गया है। आज़ाद तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत भी हो गए हैं। पाकिस्तान को आसियान ममालिक के मुसावी बरामदात की सहूलत मिलेगी। रेलवे ML1 मुआहिदा भी हो गया। पेशावर से कराची तक डबल ट्रैक बिछाया जाएगा। कप्तान की एक और बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी मुआहिदों पर दस्तखत। बीजिंग पाकिस्तान को 1700 अशिया पर लाजमी दरामदी सहूलत देगा। 313 अशिया की तिजारत ड्यूटी फ्री होगी। ML1 मुआहिदे के तहत पेशावर से कराची तक डबल ट्रैक बिछाया जाएगा। आज़ाद तिजारती मुआहिदे के तहत चीन पाकिस्तान को $1 अरब सालाना बरामदात पर सहूलत देगा। बरामदी सहूलियात आसियान ममालिक के मुसावी होंगी। पाकिस्तान की चीन के लिए बरामदात 5 साल में $6.5 अरब तक बढ़ने का इम्कान है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान रेलवे के ML1 मुआहिदे के तहत बिछाए जाने वाले ट्रैक पर ट्रेन की स्पीड कम अज कम 160 किलोमीटर फी घंटा होगी। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद ने मुआहिदे को तारीखी करार दे दिया। वजीर आजम की चीन के सदर शी जिनपिंग और नायब सदर वांग कीशान के साथ अहम बैठक हुई। चीनी हम मनसब ली कीचियांग से भी मुलाकात की। वजीर आजम इमरान खान ने बीजिंग में आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के बाद पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलाआत ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया और कई सवाल पूछ लिए। जी हाँ, पूछा कि अपोजिशन लीडर कहाँ हैं, लंदन में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते। अपोजिशन पहले अपना अपोजिशन लीडर को सामने लाए। अपोजिशन लीडर कहाँ हैं, लंदन में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते। शहबाज शरीफ की तवील छुट्टी पर हुकूमत ने सवाल उठा दिया। अपोजिशन पहले अपना अपोजिशन लीडर को सामने लाए। फिरदौस आशिकावान कहती हैं अपोजिशन लीडर ने खुद साख्ता मफरूरी इख्तियार कर रखी है। एक भाई पाकिस्तान से भाग गया, दूसरा बाहर जाने के लिए पर तोल रहा है। इन्हें दिल का नहीं इक़्तिदार का दर्द है। एक भाई पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है, दूसरा भाई पाकिस्तान से जाने के पर तोल रहा है। इनको दर्द दिल का नहीं, इनको इक़्तिदार का दर्द है।
और वो दर्द जो है वो बाहर जाके दर्द दूर करना चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत को आड़े हाथों लिया। कहती हैं रातों रात फालूदे और छाबड़ी वाला करोड़पति बन जाता है। जाली अकाउंट का पूछा जाए तो ये पार्लियामेंट में आस्तीने चढ़ाकर इमरान खान पर तनकीद करते हैं। जब जाली अकाउंट्स का इनसे पूछा जाता है कि वो फार्मूला बता दें तो ये इनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान लाहौर से बरास्ता जीटी रोड सियालकोट पहुंची हैं और मुख्तलिफ शहरों में खिताब के दौरान अपोजिशन ही निशाने पर रही। और अब कुछ बात करते हैं एमकेएम की, जिसने सिंध की तकसीम पर बयान दिया तो पीपल्स पार्टी सीखपा हो गई। जाले रहनुमाओं ने एमकेएम पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने कहा कि एमकेएम जलसे में अवाम की अदम शिरकत मायूस कुन है। 70 के इलेक्शन के बाद कहा कि जो ढाका में असेंबली के इजलास में जाएगा उसकी टांगे तोड़ दी जाएंगी और कायदे आजम का पाकिस्तान तोड़ दिया गया। एमकेएम रहनुमाओं की तरफ से सिंध की तकसीम की बात पर पीपल्स पार्टी सीखपा। जाले रहनुमाओं ने एमकेएम पर तनकीदी तीरों की बारिश कर दी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं दबाव में आने पर एमकेएम मुहाजिर सियासत पर उतर आती है। पैसे खर्च करने के बावजूद अवाम की अदम शिरकत एमकेएम के लिए मायूस कुन थी। इनके अंदर इतनी जरूरत नहीं है कि अगर इनका एक मौका है तो उसका कायम तो रहे ना, कि कहें कि हम चाहते हैं तकसीम, उसके बाद देखें कि सिंध के लोग किस तरह उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो अपने मौके से हटते रहते हैं। एमकेएम जब जब कमजोर होती है या जब जब किसी के हाथों में इस्तेमाल होती है तो वो लिसानियत पर आती है, नफरत पर आती है। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब बोले कि इलेक्शन में पिटाई के बाद एमकेएम के पास मुहाजिर कार्ड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जो इलेक्शन के अंदर इनकी पिटाई हुई है 25 जुलाई के इलेक्शन में इनके मैंडेट को जो खत्म किया गया है, उसके बाद इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वापस ये महाजिर कार्ड खेलें। सईद गनी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ का कराची का जलसा भी एमकेएम की तरह जल्दी ही साबित होगा। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, फारूक सत्तार ने ही एमकेएम पाकिस्तान के जलसे का कच्चा चिट्टा खोल दिया। बोले फ्लॉप जलसी से जमीनी खुदा बेनकाब होगा। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। सीनियर सियासतदान और दरीना साथी फारूक सत्तार ने ही एमकेएम पाकिस्तान के जलसे का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहते हैं जलसी में केएमसी डीएमसी की मशीनरी इस्तेमाल की गई। फ्लॉप जलसी से जमीनी खुदा बेनकाब हो गए। ये बहुत देर नहीं चलेगी, ये खत्म होगी कहानी। ये मसनूई उससे आप कब्जा करके आप समझते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके जलसागाह को नहीं भरा जा सकता, लोगों के दिलों को जीत कर जलसागाह को भरा जाता। तजुर्बाकार सियासी रहनुमा की घन गरज अगला पिछला हिसाब भी चुकता कर दिया। बोले नजरियाती कारकुनान ने जलसी का बॉयकॉट किया, टंकी ग्राउंड और जलसी का मवाजना कर लें। मैं न होता तो एमकेएम को कोई नहीं बचा सकता था। जेन्युइन कारकुनों ने कल की जलसी का बॉयकॉट करके उसमें शरीक न होके एमक्यूएम पाकिस्तान की मौजूदा राब्ता कमेटी और उनके चंद कर्ता धर्ताओं पर अपने मुकम्मल अदम एतमाद का वोट दिया है। उनका कहना था कि कारकुनान ने अपील की कि आप निकले, ये लोग सौदा कर चुके हैं। कल जो जुबान इस्तेमाल की गई वो नाकाबिले कबूल थी। ईद उल फित्र के बाद हम जलसा करके दिखाएंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मगरबी लंदन के इलाके हिस्टन में इस्तकबाल रमज़ान की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इस्लामी अहकामात और रोज़ेदारों के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन के मुकामी हिस्टन प्राइमरी स्कूल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके की जानिब से इस्तकबाल रमज़ान तकरीब का इनेकाद किया गया।
तकरीब में हाजरीन को इस्लामी तालीमात की रोशनी में रमजान मुबारक की आफादियत से रोशनास करवाया गया। चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि माह रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। फलाही इदारे की जानिब से जारी मुहिम हय्या अल फलाह के जरिए लोगों को नेकी की दावत देना, भलाई और इंसानियत की खदमत की जानिब राग़िब करना मकसूद है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का ये इवेंट है और हम लोगों में रमज़ान के हवाले में अवेयरनेस पैदा करेंगे और हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है हय्या अल फलाह और फलाह की तरफ, उसकी लोगों को बताएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की थीम क्या है, इसका मकसद क्या है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को फलाह की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं, लोगों को इंसानी खिदमत की तरफ लोगों को दावत दें, ताकि सारे लोग मिलकर हम रमज़ान में लोग खिदमत भी करें और वो लोग जो दुखी इंसानियत है, जो बेबस लोग हैं, उनकी मिलजुल कर खिदमत करें। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके टीम के मुस्तकिल मेंबरान रिजवाना लतीफ़, शमाइमा लतीफ़ और निसार अहमद का कहना था कि इस्तकबाल रमज़ान के इस प्रोग्राम का मकसद माह रमज़ान की अफादियत बारे अहले इस्लाम और बच्चों को आगाही फराहम करना और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को उजागर करना है। हमारा आज का प्रोग्राम जो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने लंदन में अरेंज किया है, इसका मकसद यही है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों में, बच्चों में ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की अफादियत के बारे में बात कर सकें, इसको उजागर कर सकें कि ये ज़िंदगी की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है कि हम जहाँ तौबा इस्तग़फ़ार करें, इबादत में कसरत करें, वहीं पर हम इंसानियत की खिदमत का काम भी जारी रख सकें। आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने रमज़ान फूड पैक और इफ्तार इन बैतुल मुक़द्दस का एक बड़ा नोबल प्रोजेक्ट शुरू किया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम अफ्रीका में, एशिया में और जो हमारे मुसलमान बहन भाई जो सीरिया में हैं, यमन में हैं और रेफ्यूजीज़ जो बर्मी रेफ्यूजीज़ हैं, उनके लिए हमने एक फैमिली फूड पैक का इंतज़ाम किया। और जो इफ्तार इन बैतुल मुक़द्दस है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो सहरी भी पेट भर के नहीं कर सकते, उनके लिए हम इफ्तार का बंदोबस्त करें। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम हमने यहाँ पे मुनक़िद किया और बहुत सक्सेसफुल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे पास बहुत से हमारे कम्युनिटी के लोग आए और हम हमारी कम्युनिटी के लोगों से और इस रमज़ान में हमने ये कैंपेन लॉन्च की हय्या अल फलाह। और हय्या अल फलाह में हमने जैसे कि हय्या अल फलाह एक अज़ान का हिस्सा है और इसका मतलब है कि आओ भलाई की तरफ। तो हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने डोनर्स को कि जहाँ माशाल्लाह उन्होंने इतनी नेक डीड्स करनी है रमज़ान में। ज़ाहिर है हर एक की नीयत होती है कि रमज़ान में अच्छे काम करने हैं, नेकी कमाना है। तो उसी तरह से जब गरीबों और यतीमों को जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को याद करें और इंशाअल्लाह हम जो हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ये श्योरिटी दिलाते हैं कि हम अपना आपकी डोनेशन सही जगह पे पहुंचाएंगे। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके अपनी जारी मुहिम हय्या अल फलाह से हासिल माली इमदाद आंखों के ऑपरेशन, सहरी व इफ्तार के दस्तरखान सजाने और मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दुखी इंसानियत की खदमत के जज्बे से सरशार उनकी मदद में पेश है। रॉचडेल की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मरहूम हाजी राजा ज़र खान के साले सवाब के लिए बिलाल जामे मस्जिद में महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद। रॉचडेल की मारूफ समाजी शख्सियत हाजी राजा ज़र खान के इसाले सवाब की महफिल में कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इसाले सवाब की महफिल से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि मरहूम हाजी राजा ज़र खान की कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा खिदमत हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कम्युनिटी के कामों में सर्फ कर दी। वो कम्युनिटी के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। हाजी राजा ज़र खान की कम्युनिटी के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। 92 न्यूज से बात करते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुर्बान हुसैन, लोकल काउंसलर्स और दीगर शुरका का कहना था कि हाजी राजा ज़र खान का रॉचडेल में मसाजिद और दूसरे दीनी सेंटर्स की तामीर में बहुत ही अहम किरदार रहा है। हाजी राजा ज़र साहब रॉचडेल की एक बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। हमने यहाँ जब आंखें खोलीं तो हाजी ज़र साहब को मस्जिदों की खिदमत अंजाम करते देखा, चाहे वो रॉचडेल की सनारी जामिया मस्जिद हो, साउथ स्ट्रीट सेंटर हो, ईस्ट स्ट्रीट सेंटर हो, बिलाल मस्जिद हो या अलकबा मस्जिद हो,
انہوں نے زندگی بھر ان تمام مساجد کی خدمت کی ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس طرح مختلف مساجد کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ راجہ زر صاحب کی شخصیت کو چند الفاظ میں سمانا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے، کیونکہ وہ کردار و عمل کے لحاظ سے اتنے بڑے انسان تھے کہ جنہوں نے اپنی ذات سے ہٹ کر لوگوں کے لیے کام کیا، عوام کے لیے کام کیا، نہ صرف ایک فرد کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے معاشرے کے لیے جو انہوں نے مثال کام کی، وہ مثال جو ہے نا وہ میرا خیال میں وہ ہر ایک کے لیے ایک نمونہ بن کے رہے گی۔ راجہ صاحب نے زندگی میں جو بھی کام کیا وہ دل سے کیا، جو بھی آدمیوں کے پاس آتا تھا وہ دلی طور پر اس کی ہمدردی کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ان کے حالات بہتر سے بہتر ہوں۔ اور دوسری یہ ہے کہ راجہ صاحب کبھی بھی اپنے ماضی کو اور اپنے روٹس کو نہیں بھولے۔ He was a great man. He's done a lot of things for the community of Rochdale, and where I'm standing today in Bilal Mosque, he's contributed a lot. He was a pillar to the community, and for us young generation, he's setting us an example. So today I can say I'm proud to be a grandson of Raja Abdul Zar. راجہ زر خان مرحوم و مغفور کی خدمات کو ہم سراہتے ہوئے جس کا آغاز انہوں نے سنہری جامعہ مسجد سے کیا، دینی، سماجی اور سیاسی خدمات کا ان کا سلسلہ پوری زندگی جاری رہا، اور جتنے بھی انہوں نے کام کیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ وہ کمیونٹی کے ایک سچے لیڈر تھے اور مخلص انسان تھے۔ آج جو بھی یہ روچل میں رونقیں ہیں یہ سب انہیں کی جدوجہد اور ان کی مخلص کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہماری کمیونٹی میں ہر قسم کی سہولتیں ہیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اس کمیونٹی واسطے اتنا کام کیتا کہ انہوں نے خدمات کی لفظاً بیان نہیں کیا جا سکنا۔ ایک عظیم انسان سن۔ راجہ زر جن کا اصل نام حاجی عبد الرحمن تھا، جو معروف تھے راجہ زر کے نام سے، ان کے خلوص کی مثال دنیا دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی کمیونٹی کی خدمت کے لیے پیش رہتے تھے، اور میں سب سے بڑھ کر جو بات کہوں گا کہ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے دروازے کمیونٹی کے لیے، خاص عوام کے لیے دن رات کھلے رہتے تھے۔ 1968 تو اساں ایک گٹھے رہے ہیں، ویلفیئر ایسوسیشن وچ بھی مطلب کہ اساں 15-16 سال گٹھے رہے ہیں۔ سنہری مسجد بھی سب سے پہلے میں ٹریسری تھا اور وہ میرے نال کام کرنے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی نہ انہوں نے یہ مشن سی کہ زیادہ سے زیادہ کسی غریب غربے نے بھلا کری سکاں۔ ہر بندے نے مطلب کہ کوئی امیگریشن نہ کم ہوا، کوئی ہوا تعلیم نہ ہونے نے باوجود بھی وہ رات دن جڑا نا دور وچ مصروف رہن۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت ہے۔ محسوس کر رہے ہیں ان کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے جو کام کیے کمیونٹی کے لیے، سماجی کام کیے، سیاسی کام کیے، دینی کام کیے، مساجد کو انہوں نے بنایا، بسایا، چلایا، اور نوجوانوں کو ایک حوصلہ دیا۔ نوجوانوں کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ مساجد کے کام میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، اور اسی طرح انہوں نے جو محنت کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آخر میں حاجی راجہ زر خان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، روچڈیل۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ پیرس میں مقیم معروف شاعر و صحافی ایاز محمود ایاز کے 7ویں شعری مجموعے مجھے تم ہار بیٹھو گے کی تقریب رونمائی ہوئی، جس کا احوال بتا رہے ہیں راجہ حبیب اس رپورٹ میں۔ ہم پرندے جو کسی ڈال پہ آ بیٹھتے ہیں، کتنے کم ظرف وہاں جال پہ آ بیٹھتے ہیں۔ ہم پرندے جو کسی ڈال پہ آ بیٹھتے ہیں، کتنے کم ظرف وہاں جال پہ آ بیٹھتے ہیں۔ پیرس میں مقیم معروف شاعر اور صحافی ایاز محمود ایاز کے 7ویں شعری مجموعے مجھے تم ہار بیٹھو گے کی تقریب رونمائی ہوئی۔ معروف شاعر سید سلیمان گیلانی اور عاطف مسعود نے شرکت کی۔ شرکاء نے ایاز محمود ایاز کی اردو ادب سے دلچسپی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا، جبکہ ایاز محمود ایاز نے کہا کہ ان کی شاعری کا مقصد نوجوان نسل کو اردو ادب کی طرف راغب کرنا ہے۔ آج میری کتاب مجھے تم ہار بیٹھو گے کی تقریب رونمائی تھی، اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم
دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی جو کہ اب اردو ادب سے اور اپنی جو مادری زبان ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ہم اردو ادب کے پھر قریب کریں۔ اس موقع پر محفل مشاعرہ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں معروف شعراء عاشق زندھاوی، شمیم شام، ممتاز ملک، شاز ملک، عاطف مسعود، عظمت نصیب گل، ایاز محمود ایاز، عاقف غنی اور سید سلیمان گیلانی اور دیگر نے اپنا کلام پیش کیا اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ ترکی کے شہر استنبول میں بین الاقوامی امن کانفرنس مقررین نے جنوبی ایشیا سمیت پوری دنیا میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون پر زور دیا۔ عاطف بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ استنبول میں منعقدہ بین الاقوامی امن کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بین العلاقائی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس کا انعقاد لاہور سینٹر فار پیس ریسرچ LCPR اور استنبول کے جنوبی ایشیائی ریسرچ سینٹر گیزم کی طرف سے کیا گیا، جس میں متعدد اسکالرز، بین الاقوامی ماہرین اور سفارتکاروں نے شرکت کی۔ اجلاس کے افتتاحی خطاب میں LCPR کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مجاہد منصوری کا کہنا تھا کہ امن کا حصول ایک دن میں ممکن نہیں۔ عالمی امن اور اس کے حقیقی مفہوم کے بارے میں ایک فکری مطابقت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ It is of course disappointing from Islamabad's perspective to see the government in Delhi not responding. I repeat, to see the government of Delhi not responding to any of the peace overtures that Pakistan has been making to India. No formal dialogue between India and Pakistan currently exists. However, let's say the issues are between India and Pakistan. In fact, we need to sit, we need to discuss these through a constructive dialogue. Not dialogue for the sake of dialogue, but through a constructive dialogue, because as we all know, no talk option is no option. پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی سے سوشل سائنسز کے ریٹائرڈ پروفیسر حسن عسکری رضوی نے ممالک کے درمیان بین العلاقائی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ بنیادی نقطہ یہ کہا گیا کہ ایک تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاور پالیٹکس میں بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے ان ملکوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان ملکوں کو آپس میں روابط بڑھانے چاہیے، آپس میں کنسلٹیشنز بڑھانی چاہیے، وہ صرف سرکاری سطح پر نہیں بلکہ غیر سرکاری سطح پر، معاشرتی سطح پر جو ہے ہر لیول پہ ڈسکشن کر کے جو ان کے مسائل ہیں ملک کے اندر، دو ملکوں کے درمیان یا ریجنز کے درمیان، کس طریقے سے ہم ان کو ایڈریس کریں تاکہ ہماری ڈیپینڈنس کم ہو۔ بین الپارلیمانی ترکی پاکستان دوستی گروپ کے چیئرمین علی شاہین کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسے عالمی نظام میں قیام امن کی کوششوں میں ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج ہے۔ پاکستان ترکی انٹر پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا بھی چیئرمین ہوں۔ یہ میرے لیے بہت فخر ہے۔ پاکستان اور ترکی کا تعلقات اور آگے لے کے جانے کے لیے خدا نے مجھے بہت بڑا موقع دیا۔ انشاءاللہ پاکستان اور ترکی کا تعلقات آپ کو بھی معلوم ہے کہ کافی اچھا ہے، لیکن صرف محبت کا لحاظ سے ہم اس محبت کا لحاظ سے اس کو تجاری اور عسکری کمرشل لحاظ بھی لے کے آنے کا ضرورت ہے۔ اور علی شاہین یہاں ترکی میں پاکستان کا ایمبیسڈر بھی ہے۔ جنوبی ایشیا ریسرچ سینٹر گیزم کے صدر جمال دیمیر کا کہنا تھا کہ علاقائی و عالمی امن کا حصول صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب اسلام اور مشرق و مغرب کی تہذیبیں ایک کمیونٹی بن کر بھلائی کی طرف بڑھنا شروع کر دیں۔ تقریب سے ترکی کے سابق وزیر ماحولیات ادریس گلوچے نے بھی خطاب کیا، جبکہ پاکستانی سفارتکار شمشاد احمد خان نے ترکی میں سابق سفیر سہیل محمود کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کے اعزاز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں جیالوں کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب کے مقامی قیادت نے شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ریاض سے عمیر علی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستانی سفیر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان راجہ اعجاز کا کہنا تھا کہ سعودیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں زر مبادلہ بھیج کر اور دیگر خدمات سر انجام دے کر ملک و قوم کی خدمت کو یقینی بنا رہی ہے۔ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کی وزارت کے بدولت جائیدادوں پر قبضے کی شکایات میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانی کی پراپرٹی ہے پاکستان میں،
تو آبویسلی اس کا حق ہے کہ وہ اس کو سیف گارڈ کر سکے، اس کو رکھ سکے. اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری جو ہے پاکستان میں وہ بڑی الائیو ہے اس ایشو پہ، اور ہمارے پاس یہاں پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ زیادہ ہمیں اس طرح کی کوئی شکایتیں آتی ہیں. کسی زمانے میں شاید ہوں گی، لیکن اب یہ کافی شکایتیں کم ہو گئی ہیں. میرے خیال میں ہر حکومت جو ہے وہ بالخصوص اس چیز پہ توجہ دیتی ہے، اور ہر دور میں یہ توجہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تقریب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں محمد خالد رانا، احسن عباسی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی نظریاتی اختلافات سے بالاتر ہو کر رہتی ہیں. تمام پاکستانی پاک سعودی تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جب بھی پاکستان میں کوئی آفت آتی ہے، کوئی بھی کسی نے آواز دی ہوتی ہے، تو ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم چل پڑتے ہیں مدد کرنے کے لیے. یہ پاکستانی قوم کا ایک طرح امتیاز ہے، اور پاکستانی اوورسیز جو ہے وہ جتنا انٹرسٹ لیتا ہے پاکستان کی ترقی میں اور ان کی بھلائی میں، شاید میرا خیال وہاں کے رہنے والے ہو سکتا ہے وہ بھی کرتے ہوں، لیکن میرا خیال اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ چونکہ اپنے کنبوں سے بچھڑا ہوا ہے، اپنے دوستوں بھائیوں سے ایک ریت سے بچھڑا ہوا یہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل میں شاید بہت زیادہ سوچ اور درد ہوتا ہے. پاکستانی کمیونٹی اپنا کردار میرے خیال میں سعودی عرب میں تو مثالی کردار ہے. سعودی عرب کی ہر اینٹ میں پاکستانی کا خون موجود ہے، اور یہ میرے خیال میں ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے. لیکن پاکستانیوں کو جتنی یہاں پر جگہ اور مزید ملنی چاہیے، یا جتنے راستے اور کھلنے چاہیے، شاید ابھی بہت گنجائش باقی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اپارچونیٹیز یہاں پر ہیں، مواقع ہیں. ٹھیک ہے حالات تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں اکنامیکلی، خصوصی طور پر ایکسپیٹس کے لیے، لیکن جگہ ابھی بھی موجود ہے، اپارچونیٹیز ہیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اسے کیسے کیش کریں. پاکستان کی جو کمیونٹی خاص کر ریاض کے اندر یا ریاض ریجن کے اندر جتنے بھی جو لوگ ہیں، چاہے جس بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے، یہاں پر وہ سارے مل جل کر رہتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، فیڈریشن آف پاکستان کی بات کرتے ہیں. تقریب سے وسیم ساجد، یونس ابو غالب، عدیل رانا اور دیگر نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر جیالوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین اب کچھ احوال کھیلوں کا، جس کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی سیدہ اقرا بخاری. چاہے کوئی بھی ہو میدان، پاکستانی لڑکیاں اپنا آپ منوانے کے لیے ہر دم تیار. پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کہتی ہیں، ہماری ٹیم کسی سے کم نہیں ہے، جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیم ہے ہر دم تیار. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کے بلند عزائم، کہتی ہیں جنوبی افریقہ کو اس کے ہوم گراؤنڈ میں شکست کا مزہ چکھانے کے لیے ٹیم ہے پرعزم. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بسمہ معروف کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ کی مشکل کنڈیشنز میں اچھا کھیل پیش کرنا ایک چیلنج ہے، مگر ہماری تیاری ہے مکمل. چیلنج ہے ساؤتھ افریقہ میں ساؤتھ افریقہ کو کھیلنا، اور میرے خیال سے ٹیم ویل پریپیئرڈ ہے، اور ہم لوگ 1 ویک پہلے جا رہے ہیں وہاں پر ساؤتھ افریقہ، اور کنڈیشن سے یوز ٹو ہو کے انشاءاللہ کوشش کریں کہ اچھے پریپریشن سے جائیں تاکہ جو ہم لوگ میچز ہیں 1 ڈے پوائنٹس وہ اپنے حق میں حاصل کریں. بسمہ معروف نے کہا تربیتی کیمپ میں کھیل کے تمام شعبوں میں خوب محنت کی. جویریہ اور ایمن سے بہت امیدیں ہیں. ڈیانا کی انجری ٹیم کے لیے بڑا دھچکا ہے. جویریہ نے اپنا لاسٹ ٹورنامنٹ ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹ کھیلا، اور ایمن کو ہم لوگوں نے سلیکشن میچز کھلائے ہیں، وہ کھیلی. اس میں ان کو ہم لوگوں نے کافی اسی طریقے سے چلایا ہے کہ ہم لوگ کو ریہیب اس پہ رکھا ہے، لیکن الحمدللہ کہ دونوں فٹ ہیں. قومی ویمن کرکٹ ٹیم پیر کو جنوبی افریقہ روانہ ہوگی، جہاں وہ میزبان ٹیم کے خلاف 3 ون ڈے انٹرنیشنل اور 5 T20 کھیلے گی. روسی دارالحکومت میں عرب فیشن کی رعنائیاں. ماسکو میں 10 جون سے سجنے والے العربیہ فیشن میں مشرق وسطیٰ کی نامور ڈیزائنرز حصہ لیں گی. دبئی میں روسی کونسل خانے کے اشتراک سے ایک پریس کانفرنس میں رنگا رنگ ایونٹ کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا. اسی پر دیکھیے سید مدثر کی یہ رپورٹ. ماسکو میں ہونے والے العربیہ فیشن ڈیز کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں. دبئی کے نجی ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں العربیہ فیشن ڈیز کی CEO لوئیزا یو، دبئی میں روس کی قونصل جنرل اولیگ فومین سمیت فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس فیشن شو سے روسی عوام کو عرب ثقافت کو جاننے کا موقع ملے گا. اس سے روس اور عرب دنیا کے درمیان معاشی اور ثقافتی مراسم گہرے ہوں گے. 3 روزہ ایونٹ میں 20 فیشن
शो मुनक्किद किए जाएंगे। रूसी और अरब हसीनाएं कैट वॉक करेंगी और रेड कारपेट पर जलवे बिखेरेंगी। अल अरबिया फैशन डेज की CEO लोइजा एओ का 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि ये बहुत बड़ा शो होगा जिसमें खलीज समेत पूरी दुनिया से 4,500 से ज्यादा फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद शरीक होंगे। Our second edition will start in 10 till 13 June. We will have a huge event. More than 4,500 visitors will be on our event. And we have a headliner, Amato and Michael Cinco. There's two famous designers from all over the world. We are waiting designers from all Gulf region, also from Pakistan, and some maybe we are talking with here now. So, but it's top secret now. And so actually this is a possibility for fashion designers all over the world come and start to make a business in Russia. इवेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अली का कहना था कि उनकी कंपनी 2003 से दुबई में शो मुनक्किद कर रही है, लेकिन रूस में होने वाले इवेंट से अरब फैशन को दुनिया भर में मुतारिफ कराने का मौका मिलेगा। We're doing that show to showing in Moscow because we have a lot of clients from Moscow, and then we decided to join with them on June 10 to 13. Inshallah, it will be okay, and you will see a lot of new collection. We do our best actually to making the thing come true. Everything inshallah will be fine. दुबई में रूस के कौंसल जनरल एंटोन शेरागोफ का कहना था इस इवेंट का मकसद अरब दुनिया को रूस के करीब लाना है ताकि रूस और मशरिक़ वस्ता के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के साथ साथ सकाफती मरासिम भी बढ़ाए जा सकें। I think that this platform has many perspectives for development relations between Russia and UAE and other Gulf states, and I'm sure that we in the first point and we start good way for very wide cooperation in this sphere. पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शो ऑर्गेनाइजर टीम के मेंबर राशिद अली का कहना था कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि अरब सकाफत के साथ साथ उन्हें अपने मुल्क पाकिस्तान के कल्चर को भी रूस में मुतारिफ कराने का मौका मिलेगा। अरबिया फैशन डे काफ़ी बेहतर थे और उन्होंने पहले सीज़न ज्वाइन किया था और इट वाज वेरी गुड, काफ़ी अच्छा था सीज़न और काफ़ी लोग आए थे। वेल टू बी ऑनेस्ट आई एम सो प्राउड ऑफ अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। ऑफ कोर्स ऑलवेज फील प्राउड और इंशाल्लाह इसी तरह इसको पहुंचाते रहेंगे ऊपर से ऊपर तक। 3 रोज़ा फैशन शो में दुनिया भर से 9,000 मेहमानों को मदऊ किया गया है, जिनमें अरब शहजादों और शहजादियों समेत फैशन, फिल्म इंडस्ट्री और शोबे से ताल्लुक रखने वाली आलमी शख्सियात भी शामिल हैं। गुलकार अली जफर और उनकी अहलिया आयशा फजली का मीशा शफी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। अली जफर कहते हैं मीशा शफी की जानिब से केस खारिज करने पर वो कानून की नज़र में सुरखरू हो गए। सोशल मीडिया पर अली और मीशा के मद्दाहों में जंग बदस्तूर जारी है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। अली जफर और मिशा शफी तनाज़ा रोज एक नया मोड़ लेने लगा। अली जफर की अहलिया आयशा फजली का कहना है, हमारे खानदान ने नाकाबिले बयान तकलीफ दे तजुर्बात का सामना किया। इंटरनेट पर हरासगी और दोस्तों की धोखेबाजी ने आंखें खोल दी। अली जफर चाहे फरामोश कर दे, लेकिन वो इन्हें कभी मुआफ नहीं करेंगी। अली जफर ने भी एक ट्वीट में कहा, मिशा के केस खारिज करने से कानून की नजर में सुरखरू हो गया हूँ। अब अवाम की नजर में साबित करूंगा कि किस तरह मिशा शफी ने झूठ बोला। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।